कुछ दिनों में एग्जाम में बैठेंगे और 9 के बाद आप जाएंगे 10 में। अतः जब आप 10 में जाइए तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, जैसे कि आपको क्या सुने अभी खड़े काल पर के खड़े। तो मैंने कहा आपको कि जब आप 10 में जाइए तो नए कॉन्सेप्ट से जाइए। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने अभी एक दिन आपको कहा था कि आप अपने ऊपर होमवर्क करिए, आपसे कितनी गलतियां होती हैं पढ़ने में, आपको कौन से काम आप ऐसे करते हैं जो आपको कंसंट्रेशन बनाने से रोकता है। कम से कम आप 9th में हैं तो घर पे आपको अब 5 से 5.5 घंटे पढ़ने की आदत बन जानी चाहिए। अगर इतना सेल्फ स्टडी की आदत आज तक नहीं बनी तो आप ये जानिए कि आप जिस युग में जी रहे हैं ये कंपटीशन का युग है, और इस युग में सफलता तब मिलेगी जब आप अपने पर आत्मनिर्भर रहेंगे। आत्मनिर्भर का मतलब कि आपको अपने सब्जेक्ट की पकड़ हो, लेक्चर कायदे से सुनेंगे, डिस्कशन कायदे से करेंगे, तो दोनों में आप निपुण होंगे। और अगर आप अपनी आदत वही बनाए हैं कि टीचर नहीं है तो आपस में बात कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों की आदत 5, 5.5, 6 घंटे घर पढ़ने की हो गई होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उतना भी नहीं पढ़ते होंगे। तो फिर आप जब 10 में आएंगे तो आपका सिलेबस 9 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जो 9 में आपने सीखा, जो ज्ञान लिया, अगर वो आपके पास बना रहेगा तो 10 पढ़ने में इजी हो जाएगा। फिर जब 10 अच्छे मार्क्स से लाएंगे, आप सीबीएसई से, अगर आपके 10 में मार्क्स अगर 80 से ऊपर नहीं आ रहे हैं तो आपको सीबीएसई पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके मार्क्स मिनिमम 80% आने चाहिए, मैक्सिमम 90, 95, 96, 97 ऐसे जाए अच्छी बात है। क्योंकि अगर इससे कम आ रहे हैं तो फिर आपको साइंस से पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग साइंस लायक नहीं है। तो ये चीज़ों पर थोड़ा वर्क करेंगे, धीरे धीरे वर्क होता है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन आपसे जाना होगा, कई मोटिवेशन देने वाले लोग कहते हैं कि एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, यानी धीरे धीरे होगा। तो ये आदत, जैसे अभी देखिए मैंने बोला कि सब लोग क्लास में टीचर आ जाए तो शाम करेंगे। अभी एक टीचर खड़े थे तो सब लतीवा देख थे, मैं आया तो अभी देखा ये लोग बात कर रहे हैं, इनकी बात खत्म नहीं हो रही। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आपको अपने ऊपर होमवर्क की आवश्यकता है। और अभी ये ध्यान रखिए, मारने से कोई नहीं पढ़ता है। जब तक आप स्वयं नहीं सोच लेंगे कि हमें कुछ बनना है, हमें पढ़ना है, तब तक कुछ नहीं। बैठ जाइए। तो इसीलिए अपनी आदत पे देखिए। और आप में से मैं देखता हूँ कई ऐसे लोग हैं, जब कुछ पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं, उनको अपने पर विश्वास नहीं हो पाया। मतलब आपको खुद पे विश्वास नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है वो आपको नहीं आती और आपके बगल वाले मित्र को आती है, तो उससे आपको क्या लाभ है? आप यस नो में बताइए, कोई लाभ है आपको? अगर उनको आता है तो वो अपने लिए पढ़े हैं ना, या आपके लिए पढ़े हैं? अपने लिए पढ़े हैं, तो उससे उन्हीं का ग्रोथ होगा। और आप केवल इंडिपेंडेंट हैं, यानी आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, आप निर्भर कर रहे हैं किसी को। और ऐसी आदत आप में से ज़्यादा होती है। एक दिन तो इनको मैंने मना किया तो उस दिन से देख रहा हूँ ये मान रहे हैं, अब ये दूसरी ओर नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी गर्ल्स में कई गर्ल्स हैं जो मैं देखता हूँ, कुछ पूछा जाएगा तो वो फट से दूसरी की ओर देखते हैं। आप अपने को क्यों नहीं देखते कि आपको क्यों नहीं आ रहा है?
और नहीं आ रहा है तो पूछिए, टीचर तो बताने के लिए ना आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। तो इस पर थोड़ा वो मत करिए। और अगर ये आदतें बना लेंगे, और ये आदत उसी दिन बन जाएगी जब आप क्लासरूम में बतियाना बंद कर देंगे। क्योंकि जब आप बातें करेंगे तो आप दूसरे की सुन नहीं पाएंगे और आपका ब्रेन आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। बेटे ये थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर करेंगे। अब इसी से मान लीजिए कि हम क्लास में आते हैं, अगर कोई बच्चा पैर हिला देता है तो वहां से वेव हमें रिसीव हो जाती है, क्योंकि हम लोग बुक से नहीं पढ़ाते। क्या टॉपिक है, पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। हंसिए, सब्जेक्ट के साथ हंसिए, टीचर पढ़ा रहे हैं तो हंसिए, खुश होइए, अपने को स्वस्थ रखिए, लेकिन समय पास मत कीजिए। पढ़ाई के समय दूसरे को देखेंगे तो ये नहीं आएगा। तो इन चीज़ों पर जरूर काम कीजिए बेटा, नहीं तो आप 4-6 दिन के बाद परीक्षा में बैठेंगे, फिर 9 किसी तरह पास हो जाएंगे, 10 में चले जाएंगे। फिर अगर 10 में आप 50-60% या 70% नंबरें आ गए तो उससे क्या फ्यूचर, कोई फ्यूचर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप अगर साइंस लेते हैं 11 में तो या तो मैथ ग्रुप लेंगे या बायो ग्रुप लेंगे। मेडिकल के लिए आप ट्राई करेंगे तो बायो ग्रुप लेंगे। और दोनों में अगर आपके 70% से कम नंबर होंगे तो पहले तो आप में नहीं बैठ पाएंगे, एडमिशन करेंगे एंट्रेंस में, न जेईई मेंस में बैठ पाएंगे, न नीट में बैठ पाएंगे। और एक एक कदम पे आपको देना होगा परीक्षा। 120 मिनट में 150 सवाल करनी होती है। ध्यान से फिर से सुन लें, 120 मिनट यानी 2 घंटे के पेपर में कितने सवाल होंगे, 150। यानी 1 मिनट भी एक सवाल पे नहीं कटेगा, 45 सेकंड मिलेंगे एक सवाल पे। और उतना में आपको पढ़ना भी है, कैलकुलेट भी करना है, आंसर चूज कर देना है। सोचिए, यदि आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे तो कैसे इतना कर पाएंगे। और एक दिन में थोड़ा नहीं हो जाएंगे। देखिए हम लोग 11 में पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चे 11 जानते होंगे, यहाँ 11 सीबीएसई भी है, यूपी बोर्ड भी है। और जो बच्चे आए हुए हैं उसमें से ऐसे ही कम से कम 60% बच्चे हैं जिनके पुअर मार्क्स हैं और उनकी कंडीशन बड़ी पुअर है। अब वो बहुत मेहनत करके उनको धीरे धीरे बदला जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस पर अमल करिए। इसीलिए मैंने पिछले दिन में क्यों बुलवाता हूँ कि खड़ा होकर बताइए, क्योंकि आपको डायलॉग करने के लिए आ जाए। पहले आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाएं। यहाँ डिस्कस कराया जाता है, फिर निकाला जाता है कॉन्सेप्ट। तो ऐसे आदत बन जाएगी तो फिर आप बढ़िया कर लेंगे। तो इस पर आप कोशिश करिए, धीरे धीरे बनिए। आइए हम आपको पीछे ले जाते हैं जहाँ पर छोड़ा था, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जब टीचर आए तो बस टॉपिक पे बात करें आपसे। आपके ये जो छोटी छोटी कमियाँ हैं उस पर नहीं, क्योंकि ये शुरू में पढ़ाई होती है। अब आप क्लास आपका एंड होके एनुअल एग्जाम में बैठ रहे, फिर भी आपकी आदतें नहीं बनता, तो ये कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अभी एक दिन मैं एक बच्चे के बारे में पूछ रहा था, तो हमने कहा ये बच्चा जो आया था एडमिशन के लिए, सॉरी से पूछ रहा था कि एक आया था एडमिशन के लिए तो उसका स्थिति काफ़ी ठीक था, लेकिन मैं क्लास में दिख रहा हूँ वो चुपचाप बैठा रहता है, उसकी पोजीशन तो बड़ी खराब है। क्या पढ़ता है वो? तो इसमें कुछ बातें बताई जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देख भी रहा हूँ कि वो लड़के ने सही बताया। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो आप सभी प्रतिभावान हैं, एक बात तो ये ध्यान रखिए, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। मैंने पहले दिन के लेक्चर में कहा था कि आप जब किसी विषय में जोर कम लगाते हैं तब आप कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए कमजोर कोई नहीं होता है।
अब कोई हमेशा तेज भी नहीं, अगर वो पढ़ाई लिखाई बंद करते कमजोर हो जाए। इसी तरह मैंने कहा कि मैंने एक दो बच्चियों के बारे में भी बातचीत किया, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो एक एक बच्चे को वॉच करते हैं। तो हमने कहा कि एक दो लड़कियां तो मुझे बड़ा अच्छे से बता रही है, देखते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जा रही है, तो ऐसा होता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग होमवर्क करिए। कुछ बच्चे मैंने देखे पहले न्यूट्रल थे, अभी धीरे एक्टिव हो गए हैं, तो ये बदलाव शुरू हो। तो इस पर काम करो बेटा, तब जाके फायदा मिलेगा। नहीं तो आओगे खाली बैठोगे तो नहीं फायदा होगा, तब आपको पढ़ाई का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। आओ हम पॉइंट्स पे आते हैं। पिछले दिन देखो हमने आपसे बातचीत जो किया था, पिछले दिन तो मैं जानबूझ के इंग्लिश में कंप्लीट नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को माइंड के ऊपर से हो रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश एक साथ कर रहा हूँ। पिछले दिन हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शुरू किया था, सही है ना? यस सर। अब उस एक्सपेरिमेंट से हम दो इन्फरेंस निकाल लिए थे, और अब हमने कहा था कि इसी इन्फरेंस पर अब हम चर्चा करेंगे कि यह क्यों पास कर गई, और बीच में जितनी आई वो सब या तो डेविएट हो गई या उसी मार्क्स से रिटायर्ड हो गई। जैसे ही हुआ था, यस सर। हमने कहा अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और उस डिस्कशन से हमें जो रिजल्ट आउटपुट होगा उसी से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टैंड करेगा। इट्स क्लियर? यस सर। हाँ, कमर से सीधा बैठिए। तो अब पिछले दिन वाली बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आप पढ़ लिखे हैं, वीडियो भी बन रहा है, आप वीडियो भी अब तक लाइक किए होंगे, मतलब सब्सक्राइब किए होंगे, तो आपको मिलता होगा आपके नंबर पे। तो आप उसे भी सुनकर देखकर बार बार उसे कई बार में पढ़ सुन करके तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग पर निर्भर करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो आइए मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ। अब मैं टोटल इंग्लिश में बोलूँगा तो ये पढ़ा चुका हूँ। On last turn I have taught you just to define the atomic model. First of all, Rutherford made a experiment. ऐसा ही हुआ था ना? Yes sir. And in his experiment, he took the golden foil and then he made the bombardment of the alpha particles. Okay, beta? Yes sir. So then he found the alpha particles are rays which are falling into the peripheral zone without any hindrance. Hindrance माने बाधा. Without any hindrance, they cross in a straight line. Right? Yes sir. But the rays which are falling into the middle portion or central portion, some of them return by the same path and some one of them deviate from their own path. But no one of them cross this section and passes in a straight line. Right. Am I right? Yes sir. So then, when he observed this experiment, so then he got the two conclusions, which I have taught you on last time. First, it seems that in the peripheral zone, there are some hollow structure या खोखली रचना। इसको समझाने के लिए मैंने आपको बटन का एग्जाम्पल दिया था। Yes sir. Am I right? Yes sir. So then all the rays which are falling into the peripheral zone, then they without any hindrance directly cross in a straight line. According to this result, he observed
that it seems that into the peripheral zone of the atom, it seems us that there are the hollow structure. I mean there is nothing. Their total place are the empty place. So here no any hindrance are occurring, and the rays are passing through the atom in a straight line. confirm. Yes, sir. And now second, the rays which are falling into the central portion, they do not cross them. Either they return with the same path or deviate from their own path. So it seems us there are some of the solid part which are lying into the center, Center. and this central part was told Nucleus. and he told it's a very solid part. So this one making a hindrance here. Because of that, either it returned with the same path or deviate, but never crossed them. ये दो चीजें Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब एक बार फिर से हिंदी बोल दें। बेटा पीछे वाले बच्चे थोड़ा कमर से सीधा बैठो बेटा, तो तुम्हारा मन लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ उसको भी थोड़ा सा बताइए। देखो बेटा ये तो हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन ये सेरिबेलम है, जो तुम्हारा कोर ब्रेन है। इसके बाद यहाँ तुम्हारा ईयर है, ये मिड ब्रेन है, और ये हाइंड ब्रेन है। तो हम जो कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग कान के बारे में अपने साइंस में पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया था कोचिंग में, तो इनको उसमें प्रॉब्लम थी, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया। तो वही आप भी पढ़े हो तो आप जानते होंगे कि जो भी साउंड, यानी हम जो बोल रहे हैं, बताओ वो ध्वनि तरंग के रूप में जाकर के कान के एक्सटर्नल किरणा से टकराएगा। ठीक है? Yes, sir. अब ये आपके कान तक मोशन करते हुए, यानी कि गति करते हुए पहुंचता है, और ये पहुंच रहा है कंपन करके। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि गैस के अंदर ये वेव्स जो हमारे मुंह से निकल के जाती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और ये वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करते हुए चलती है। जानते हैं ना? Yes, sir. कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन करके चलती है। इट्स ओके? Yes, sir. आप आ जाओ सृजन। अब देखो सृजन के बहाने हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। कम टू दिस साइड। अब देखो, अब जो ये साउंड चलती है ना, ये साउंड वन डायरेक्शन में नहीं जाती, क्योंकि इसमें जो एयर है, वो एयर हमेशा, जो एयर के बारे में तो पढ़े होंगे आप अपने सिलेबस में, कि गैस के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल कभी स्टे नहीं करते, वो हमेशा चलते रहते हैं। लगता है आप में से कुछ लोग खाली लिखे हैं, पढ़े नहीं हैं पहले से, जबकि ये है आपके कोर्स में। मैं कहीं से भी बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। तो आपको जो पढ़ाया गया होगा आपने सीरियसली लिया नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता, जबकि ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो इस वजह से ये साउंड, अब मैं थोड़ा क्लोज करके आता हूँ, लेकिन थोड़ा पीछे छूट जाएगा, ये चारों तरफ इसको स्प्रेड करता है। अब हम अगर इधर भी मूव करके बोल रहे हैं, तो सृजन इज जस्ट बिहाइंड मी एंड आई एम आस्किंग टू सृजन, डू यू लिसन मी और नॉट? यस, although I am speaking in that direction. So if he is able to listen me, it means clear my sound, my waves which are producing my larynx box, that not go only one direction, it is spreaded in all direction. So how he is listening, that is a question. अब listening कैसे ये सुन पा रहे हैं, बस सीधे बोले। ये इनका एक्सटर्नल पिलना है, जिसे आप कहते हो वाह्य कर्ण पल्लव। नहीं दिख रहा है तो खड़े होकर देखो, खड़े होकर देखो, पीछे करके खड़े होकर देखो, चाहे यहाँ होकर देखो। ये सीखना चाहिए, हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो, तो जब हम ऐसे बोले तो नेचर ने इस एक्सटर्नल पिलना की जो बनावट करी है, वो कैसे करी है?
वो ऐसी करनी है कि जाकर के साउंड यहाँ से टकरा कर वह यहाँ सेमी दिख रहा है, उसका आकार सेमी सर्कुलर है, Yes, sir. सेमी सर्कुलर आता है। Yes, sir. अर्ध वृत्त सुने हो? Yes, sir. चलो ये देखो सेमी सर्कल है। अब उस सेमी सर्कल में ये सर्कुलर मोशन करने लगता है, और सर्कुलर मोशन का जो सेंटर दिशा होती है, जैसे तुम कभी देखे होगे जमीन पर बाउंडर बाबा बनते हैं, इलेक्ट्रिक में आओगे तो ये बताओगे बाबा हुआ कुछ नहीं है, ये जो नहीं जानता है हर चीज की वो घटना को कोई दैवी शक्ति से जोड़ देता है। तो देखना जब ऐसे बाउंडर उठता है तो तुमने देखा होगा कि वो बाउंडर ऐसे घूम करके बीच में से ऊपर उठता है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होती है, और वो फोर्स लगता है सेंटर। इसीलिए जब हमने बोला तो वो ध्वनि जब जाकर सेमी इस एक्सटर्नल किनार से टकराई तो ये उसको सेमी सर्कुलर मोशन, सेमी सर्कल में गया तो सर्कुलर मोशन करा के सेंटर में डाल दिया, और सेंटर में देखो इसके भीतर एक छिद्र दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. वो तुम्हारा मीडियन है, और उसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या नाम है? Semi circular canal. अब अंदर घुसो उसके पहले आपको बता दूं, बैठो। जब हम आपको मना करते जैसे एक लड़का ये है ऐसे बैठता है, आप में से भी कई लोग हैं ऐसे बैठते हैं, तो मैंने कई बार पढ़ाते हुए कहा बेटा बता दो सेंटर का, तो बोला है कि नहीं? Yes, sir. अगर आपके घर में थाली गिर जाए देखना कंपन हो जाएगा, और कंपन से ध्वनि पैदा होगी। Yes, sir. अगर हाथ से छू दो तो देखना कंपन यानी जो कहाँ पर आया वो बंद हो जाएगा। वाई क्योंकि वो कांप रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब हाथ से छू दिए तो उसकी काइनेटिक तुरंत पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी। ठीक है? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोशनलेस कंडीशन से होती है, इसीलिए वह तुरंत साउंड या वेव स्थिर होगी। इसीलिए जब आप ऐसे आप रख दोगे, आधी घर जाके प्रैक्टिकल करना, जब ऐसे रख दोगे तो कहीं से भी आवाज आ रही होगी बस यही को कंपन करके रुक जाएगी, तुमको सुनाई नहीं देगी, और तब संवेदना कोई भी न जाने से देखना तुमको नींद आने लगे। देखिए पढ़ने में से मन हट जाए, सही है ना? Yes, sir. तो ये क्यों हुआ? साइंस है और कुछ नहीं है। इसलिए पढ़ते समय कमर सीधी रखनी चाहिए और ऐसे नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो सारी साउंड की काइनेटिक जैसे ही आप ऐसे करोगे कंपन खत्म, सेमी सर्कुलर कैनाल में जाएगी ही नहीं, और जब जाएगी नहीं तो ब्रेन कौन सी रिसीव करेगा? Yes, sir. अब जो गई अंदर वो क्या हुआ? तो इसके अंदर तुम पढ़े होंगे इस सेमी सर्कुलर कैनाल के दूसरे छोर पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन में ऑटोगोनियल सेल्स हैं जो आ रहे साउंड को न्यूरोग्लिया रिसीव करके तुरंत उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा 70 मिलीवोल्ट की करंट आती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. 70 मिलीवोल्ट का करंट, ध्यान से सुन लो। और इसको तुम लोग अगर चाहोगे तो इसे प्रैक्टिकल घर भी कर सकते हो। जैसे घर में कोई बच्चा है या आदमी है और सर में बाल में तेल ना लगाओ, सूखा बाल हो, तो लेकर के रेशम का कपड़ा उसके बाल पे खूब 4-5 बार कस के ऐसे उसके ऊपर, जैसे ये बाल इसके ऊपर रख कर ऐसे खींचो, राइट है, 10-12 बार खींच दोगे तो अब उसके अंगुली से कहो अपने को छू देना, जोर से झटका मारेगा, वो तुम जो छू रहा होगा वो फट से बाहर अंदर चला जाएगा, यही तुम चाहते हो। इसीलिए जब तुम बस में बैठे हो या बाइक पे बैठे हो, चल रहे हो, हवा तेज आ रही हो तो देखना कुल बाल खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हवा रगड़ के गई है, रगड़ के जाने से पूरे बाल पर एक जैसा चार्ज आ गया। अब तुम उस जगह पड़े हो, इक्वल चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और इसी रिपल्सन से देखना सारे बाल खड़े हो जाएंगे। देखा या नहीं देखा? और फिर जब हाथ ऐसे फेर दोगे तो सारा चार्ज इस पर आकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब वो बाल सब बैठ जाएंगे, है ना?
Yes, sir. ऐसे ही देखना, ये रोआ है, इसको ऐसे ऐसे रगड़ दो, खुल पड़ेगा। तो सोचो तुम खुद भी चाहो तो वही करंट रिसीव करके ब्रेन को देता है, तब ब्रेन उसको रियलाइज करता है। जैसे लाउड स्पीकर में देखे होंगे, बोला गया ध्वनि ऊर्जा एक तरंग के रूप में गई, फिर वो ध्वनि ऊर्जा को साउंड में बदल देता है, तब सुनते हैं ना आवाज आ रही है। ये है हमारा ईयर की फंक्शन। जब ऐसे करते तो पता। अब और उसके बाद अब जब ये सुन लिया तो ये सुनने के बाद ये छांटता है कि किसको कहाँ भेजना है। तो जब तुम कोई भी चीज सोचते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह इसको तुरंत रिसीव करके नीचे स्पाइनल कार्ड में दे देता है, और स्पाइनल कार्ड में गैंग्लियाज है, वो इसको स्टोर कर लेती है। और स्टोर कर लेती तो तुम कहते हो हमको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, तो वो बात तुमको याद हो जाती है। और जब ये कमर को धनुष बना देते हो तो ऐसे तोड़ लेते हो, तो अब ये साउंड जाके टकरा जाती है वेव्स, और काइनेटिक पोटेंशियल में टर्न हो जाती है, फिर तुमको कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए बोलते हैं कमर सीधा करके बैठो बेटा और ध्यान से सुनो। यानी कि तुम अपनी बर्बादी या उन्नति के कारण तुम खुद हो, कोई दूसरा तुमको बिगाड़ नहीं रहा। हेलो, अंडरस्टूड? Either you are making a growth or you are going in the destruction. I mean, you are being wise or weak. That is depend on your habits. No any other person is responsible for that. If you will become better because you want to be become better. तो ये है ध्यान रखना। तो अब ना ये तो हमें निष्कर्ष निकाल रखा है कि जो किनारे से रेस गई थी वो सारी रेस बताओ बिना किसी हिंड्रेंस के सीधे पार गई थी। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया था कि ऐसा लगता है कि एटम के पेरिफेरल जोन में चारों तरफ खोखला स्थान है, यानी खाली स्थान है, इसलिए ये आराम से उसको बेचते हुए निकल जा रहा है। लेकिन जो किरणें बीच में पड़ रही हैं या तो उसी मार्ग से वापस आई है या अपने मार्ग से विचलित हो गई है। अतः इससे ये पता चलता है कि इनके बीच में कोई सेंट्रल पार्ट सॉलिड पार्ट है, और वो सॉलिड पार्ट इनको बाहर जाने से रोक रहा है। ठीक है ना? और उसी सॉलिड पार्ट का नाम उन्होंने क्या रख दिया? न्यूक्लियस। पिछले लेक्चर में मैंने इसी को कहा था न्यूक्लियस की खोज हो गई है। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये देखना था ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ। मेरा ये ना टॉपिक था। यस सर। और यही पता लगाने के लिए भी एक्सपेरिमेंट हुआ। यस सर। तो आओ देखो अब इससे क्या निष्कर्ष होता है। यानी अब मैं तुमको ये बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों यहाँ से क्रॉस कर गई और ये कहाँ से क्यों रिटर्न चला गया। ठीक है? यस सर। और ऐसे सिंपली तो तुमको समझा दिया गया कि यहाँ खोखला है, कुछ नहीं है, इसलिए चला गया, और यहाँ सॉलिड पार्ट है इसलिए वो उसको बेच नहीं पाया और वापस से। यही ना है? यस सर। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। ये तो ऐसे समझा दिया जाता है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, लेकिन इसका रीजन क्या है अब ये रदरफोर्ड खोज के बताने जा रहे हैं। चल बताता हूँ। अब तुम लोगों को पिछले दिन का पढ़ाया हुआ याद है, तब मैं आगे बताऊँ। मैंने तुम लोग को पिछले 3 दिन के पहले के लेक्चर में बताया था अल्फा और हीलियम में क्या अंतर है। सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, अब जिसको जो पढ़ेगा बेटा उसको याद रहेगा। जो लोग केवल बतियाने में व्यस्त है तो उनको नहीं आएगा, उधर ही व्यस्त रहते हैं। और मैं बिना कोई बताया तो मैंने बताया मैंने बताया था कि ये अल्फा पर 2 प्लस चार्ज होते हैं। यस सर। याद है? यस सर। These alpha particles have the +2 यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस, जिसकी क्वांटिटी भी बता दी है +3.2 into 10⁻⁻⁹ कूलम। यस सर। अब जरा चलो
हमने पिछले दिन में ही कहा था, एक एक चीज को समझ जाओ, तुम्हें लोकेशन तुरंत मिल जाएगा, 2 मिनट क्यों लूंगा। हमने तुमको बताया था कि बेटा गोल्ड का संकेत यानी सिंबल AU एटॉमिक नंबर 79। और तुम पढ़े हो इसलिए मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है और प्रोटॉन की भी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है। अब इससे पता चला कि तुम्हारे गोल्ड में 79 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन भी कितने हैं? 79 प्रोटॉन। अतः इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होने से बताओ -79 यहाँ नेगेटिव चार्ज होंगे। प्रोटॉन को प्लस चार्ज होने से कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 79 प्लस 79। खाली 79 नहीं, प्लस 79। क्लियर? यस सर। अब हमने तुमको एक चीज और बताया था कि बेटा अगर 2 इक्वल चार्जेज होंगे तो इनमें फोर्स का रिपल्सन लगेगा और अगर 2 अपोजिट चार्जेज होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दिमाग लगाओ, जैसे रदरफोर्ड नहीं लगाए। बताओ अगर ये रेंज, ये ध्यान से देखो, क्योंकि बोर्ड से हटोगे तो नहीं समझोगे, फिर तुम्हें खाली याद करना रहेगा। बताओ ये जो रेंज फेंकी जा रही है गोल्ड के फॉयल पे यानी कि गोल्ड के एटम पे, बताओ वो सब पॉजिटिव चार्ज है ना? यस सर। और यहाँ बताओ बिना किसी परेशानी के इधर चली जाती है। यस सर। जिसने एनोड किरणों का गुण और कैथोड का गुण बताए थे तो बता रहे थे ना कि अगर वो उधर सीधे जा रही तो कोई खींच रहा होगा। यस सर। इसका मतलब यहाँ कोई है इस सराउंडिंग एरिया में जो इसे खींच रहा है। कौन हो सकता है? सोचो। शाबाश, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज में फोर्स अट्रैक्शन। इसका मतलब किसी खाली जगह में कौन भरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। आगे यस सर। अभी देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 79। यानी यहाँ 79 माइनस चार्ज है। तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट वैल्यू के प्रोपोर्शनल टू होता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब तुम लोगों को जरूर पढ़ाया गया होगा साइंस में, जिसको नहीं मालूम अब सुन ले कि अगर इनका वैल्यू कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा और ज्यादा होगा तो कम को माइनस लिखना है, ज्यादा को प्लस लिखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ 79 बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है और वही फोर्स इसको खींच रहा है, जिससे ये क्या करता है? क्रॉस हो जाता है। अब समझ में आ गया? यस सर। अतः तुमको लोकेशन भी मिल गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इस न्यूक्लियस के बाहर रहता है और एटम के पेरिफेरल जोन में रहता है। वो एक्सपेरिमेंट तुम करना है कि नहीं? यस सर। और दूसरा तुम कह रहे थे कि यहाँ से ये या तो वापस चला गया या तो अपना मार्ग बदल लिया। अब हम पता लगाए ऐसा क्यों? बताओ अगर यहाँ से वापस गया तो बताओ वो फोर्स ऑफ रिपल्सन था। यस सर। और फोर्स ऑफ रिपल्सन बताओ सेम चार्ज के कारण होता है। यस सर। तो अगर यहाँ प्लस था तो इसका मतलब इसके भीतर कौन सा चार्ज भरा हुआ है? प्लस भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ लग गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसीलिए इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अब कहोगे सर क्रॉस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ +2 चार्ज है और यहाँ +79 चार्ज। तो बताओ इसके द्वारा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो बताओ इसकी तुलना में तो बहुत ज्यादा होगा ना। यस सर। इसीलिए जैसे कुंभकर्ण का देखा होगा रामायण के सीरियल में कि बंदर उतरे हुए पत्थर फेंकते थे तो वो कैसे कर देता था, भाग जाता था। ऐसा देख रहे हो? ऐसे ही देखो, कुछ ऐसे ही हालात है। इधर से ये +2 चार्ज आ रहा है, यहाँ +79 बैठा हुआ, अगर आप ऊपर से, इसका मतलब हमको ये ज्ञान हो रहा है
इस न्यूक्लियस के अंदर में कौन रहता है? प्रोटॉन में रहता है, इसीलिए वो रिपल्स करता है। अब आप कहोगे सर ये वाला तो ऐसे क्यों चला गया? इसलिए गया क्योंकि जब ये रिपल्स किया तो इस छोर में क्या था? इलेक्ट्रॉन। उसने इसको जैसे इधर भागा तो खींच लिया इधर से। आगे आप समझ में? यस सर। तो आप जानेंगे रदरफोर्ड ने क्या मॉडल में कहा होगा, अब वो अगले दिन नहीं बताएंगे, लेकिन आज हमने ये जान लिया कि यहाँ से सीधे क्रॉस क्यों कर गया और यहाँ से बैक कर गया। राइट है? यस सर। बैक करने और सीधे जाने के पीछे दो रीजन रहा, क्योंकि इस सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्टे कर रहे थे और उसमें नेगेटिव चार्ज था, इसलिए यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसलिए क्रॉस कर गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इस पार्ट में पॉजिटिव चार्ज था। यस सर। क्लियर? यस सर। पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन कर गया और इससे वापस। अतः इससे पता चल गया मुझे कि जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वो तीनों पार्टिकल कहाँ रहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के बाहर और 2 लोग रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो अगले दिन इसके बारे में डिटेल करेंगे। पहले नई बात समझ में आ गई आपको? यस सर। कोई पूछेगा कि यहाँ से क्यों चला गया, वापस क्यों गया, तब आपके पास है इसका जवाब। यस सर। और ये प्रयोग रदरफोर्ड ने किया, तो रदरफोर्ड ने इससे सीख करके अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो अपने दिन देखेंगे कौन सा मॉडल। बोलो, क्लियर हो गया आपको? यस सर। कितने लोग को आ गया समझ में? पक्का? यस सर। अब आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। अब ताली क्यों बजवाएंगे, तो मैं पहले दिन ही बताया था कि ताली बजाने से जो आप पढ़ते हैं वो सेव हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब आप ताली बजाते हैं तो इससे जो